बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का चैप्टर स्टार्ट कर लिया हुआ है और जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म को समझने के बाद हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हम लोगों ने फ़ोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ी थी, जब हम उस कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो हमने देखा था कि जब हम किसी कंडक्टर को करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में जो कंडक्टर है वो फ़ोर्स फील करता है और उस फोर्स को हमने फाइंड आउट किया था। वो फोर्स हमारे पास बराबर आई थी F=IL×B। और हमने कहा कि ये चूँकि फ़ोर्स है तो इसकी डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल। L×B के राइट हैंड रूल को यूज़ करके हमने जो है फ़ोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड आउट की थी। उसके अलावा उसी आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या जिसको हमने मैग्नेटिक इंडक्शन कहा था उसको भी हमने डिफ़ाइन किया था। फर्दर हमने उसका यूनिट भी डिफ़ाइन किया था विच वाज टेस्ला। तो चूँकि ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के मुतल्लिक चैप्टर है तो इसमें हम जो है मैग्नेटिज़म या मैग्नेटिक्स के मुतल्लिक ही मोस्टली पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने डिस्कस करना है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है जी, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि फ़्लक्स क्या होता है। फ़्लक्स का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, आप लोग जो है इसको पढ़ भी चुके हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़्लक्स क्या होता है। फ़्लक्स जो है सिंपली किसी भी चीज़ के फ़्लो के मुतल्लिक हमें बताता है। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फ़्लक्स की तो ये हमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो फ़्लो हैं उनके मुतल्लिक बताएगा। या अगर हम जो है वाटर फ़्लो की बात करें तो उसको हम कहेंगे वाटर फ़्लक्स। या अगर हम किसी सर्टन डोर में से गुज़रने वाले स्टूडेंट्स की बात करें कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गुज़र रहे हैं तो उसको हम कहेंगे स्टूडेंट फ़्लक्स। तो फ़्लक्स जो है इट टेल्स अबाउट फ़्लो। ठीक हो गया। तो मैग्नेटिक फ़्लक्स जो है ये हमें मैग्नेटिक लाइंस के मुतल्लिक बताएगा कि किसी भी सर्टन एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो गुज़र रही हैं। तो मैग्नेटिक फ़्लक्स को हम डिफ़ाइन करते हैं नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम शो करते हैं 5b से। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपका जो मैग्नेटिक फ़्लक्स है, यानी आपने कोई मैग्नेट रखा हुआ है जिसका यहाँ इस पेपर के ऊपर जो है नॉर्थ पोल है और इसकी जो अपोजिट साइड है वहाँ पर साउथ पोल है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, यानी इस पेपर से आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो निकलेंगी। अब मैग्नेटिक फ़्लक्स को देखने के लिए फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये जो है कोई एरिया है और ये इस तरह से हमने रखा हुआ है। तो इस वक्त ये जो एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एरिया जो है वो इस पेपर की सरफेस में है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस पेपर के परपेंडिकुलर निकल रही हैं। तो हम देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो हैं वो इस एरिया में से गुज़र रही हैं, वो हमारा फ्लक्स होगा। जैसे फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज मैं ये जो पॉइंट्स बना रही हूँ, आपने यूँ समझना है कि ये हमारे पास फ्लक्स की लाइंस हैं। इस तरह से बाहर की तरफ लाइंस आ रही हैं, जैसे कि ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ना, इन लाइंस के परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर इस तरह से एरिया रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें से यहाँ जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ लाइंस गुज़र रही हैं। तो हमारे पास ये जो है फील्ड लाइंस सपोज नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं और इस वक्त ये जो है 5 फील्ड लाइंस मैंने बनाई और ये जो है मैं एरिया इस तरह से रखती हूँ। और अगर ये पांचों फील्ड लाइंस इस एरिया में से गुज़र रही हैं तो हम ये कहेंगे कि इस वक्त हमारा जो फ्लक्स है वो 5 है। यूनिट इसका क्या है उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फ़्लक्स है उसकी वैल्यू 5 है। तो मैग्नेटिक फ़्लक्स जो है ये बेसिकली हमें देता है नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किसी एरिया में से गुज़र रही हैं और किस एरिया में से, जिस एरिया को हमने जो है लाइंस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। जैसे ये देखें इस वक्त ये वाला जो एरिया है इसको हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है और इसमें से ये फील्ड लाइंस गुज़र रही हैं। ठीक हो गया। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है, एक तो हमने ये डेफिनेशन की कि नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम सर्टेन एरिया विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हमने कहा है मैग्नेटिक फ़्लक्स। इसकी एक और हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है और वो हमें ये बताती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एंड वेक्टर एरिया। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं और वेक्टर एरिया को जो है ए से शो करते हैं। तो ये बी डॉट ए हो जाएगा। इसको हम ओपन करें, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है कॉस थीटा, और यहाँ पर जो थीटा है दिस इज़ एंगल बिटवीन बी एंड ए। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने यहाँ पर कहा है इट इज़ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। कौन सा एरिया? वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया बेसिकली वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है उस एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है जिस एरिया को हमने प्लेस किया होता है। जैसे कि फ़र्ज़ करो ये जो है आपको रेक्टेंगुलर एरिया नज़र आ रहा है, इस रेक्टेंगुलर एरिया को हमने प्लेस किया हुआ है और इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनको हम देखना चाहते हैं। तो जो हमारा वेक्टर एरिया होगा उसकी मैग्नीट्यूड इस सरफेस के एरिया के बराबर होगी और जो हमारा वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब वेक्टर एरिया चूँकि वेक्टर है और वेक्टर में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो हमने वेक्टर एरिया में भी दोनों चीज़ों को मेंशन कर दिया है कि वेक्टर एरिया एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है उस सरफेस की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है या उस सरफेस के एरिया के बराबर होती है जिस सरफेस को हमने परपेंडिकुलरली रखा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रास्ते में, और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जैसे ये देखें, ये सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर हमने ये लाइन खींची तो ये हमारा जो है वेक्टर एरिया हो जाएगा। ये जो सरफेस इस वक्त मैंने बनाई हुई है ना, ये इस वक्त पेपर के ऊपर 2 डायमेंशनल बनी हुई है, लेकिन आपने इसको जो अंडरस्टैंड करना है वो इस तरह से है कि ये पेपर के ऊपर जैसे इस तरह से मैंने हाथ रखा हुआ है ना, इस लोकेशन में ये इस तरह से है कि यहाँ से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं और इस हाथ में से, यानी ये सरफेस है जिसको मैंने ऐसे प्लेस किया हुआ है और इसमें से गुजर कर जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये जो मेरा हाथ है, अगर मैं इसकी यानी ये अगर मेरी सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को बनाना चाहूँ तो वो डायरेक्शन जो है वो इस पाम के परपेंडिकुलर होगी। यानी समझ लो कि जिस डायरेक्शन में ये मार्कर है ना, ये डायरेक्शन जो है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है। तो हमारा जो वेक्टर एरिया है वो इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कब हमारा फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा और कब हमारा फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। तो फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ़ लाइंस हैं, नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि किसी सरफेस में से गुजर रही हैं। इसका मतलब यह है कि फ़्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब सरफेस में से ज़्यादा फील्ड लाइंस जो है वो गुजरेंगी, और मिनिमम तब होगा जो है जब हमारी फील्ड लाइंस कम से कम गुजरेंगी। उसके लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो हमारा एरिया है जो हमने हेल्ड किया हुआ है, हेल्ड परपेंडिकुलर, उस एरिया की ओरिएंटेशन, यानी हमने उसको किस एंगल पे रखा हुआ है वो एंगल मेंशन करेगा कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम गुजर रही हैं या मिनिमम गुजर रही हैं। जब हम परपेंडिकुलर रखते हैं, लाइक ये जो है सपोज़ करें कि ये वाली जो साइड है पेपर की, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे कि ये है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और यहाँ पर जो है वो एंटर हो रही हैं, और यहाँ पर हमने जो है एरिया परपेंडिकुलर रखा हुआ है इस तरह से। ठीक हो गया। और इस सूरत में इस वक्त इसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। जैसे जैसे मैं इसको ये डाउन पोजीशन में लाती जाऊंगी और इस पोजीशन में ले आऊंगी तो इस वक्त कुछ फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ नीचे से गुजर जाएंगी, लेकिन इस एरिया में से कोई भी नहीं गुजरेगी। तो मैक्सिमम तब गुजरेंगी जब ये एरिया इस तरह से हमने परपेंडिकुलरली रखा होगा। ठीक हो गया। तो इस वक्त हमारा एरिया जब इस तरह से पड़ा हुआ है तो जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी, यानी ये जो डायरेक्शन हमने यहाँ पर शो की हुई है ये हमारे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर देखें वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है, क्योंकि हमारे पास कोई भी दो लाइंस हो जो कि पैरेलल चल रही हों उनके दरमियान एंगल 0 होता है। तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जब एंगल 0 होगा तब हमारा फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस सूरत में हमारे एरिया में से मैक्सिमम लाइंस जो हैं वो गुजर रही होगी। ठीक हो गया। तो मैक्सिमम फ्लक्स देख लेते हैं हमारा किसके बराबर आता है। फाई बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, और बी डॉट ए को खोलें तो हमारे पास आता है बी ए कॉस थीटा।
मैक्सिमम फ्लक्स के लिए हमारा थीटा जो है वो 0 है, यानी बी और ए के दरमियान। ए क्या है, वेक्टर एरिया है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। ठीक हो गया। कॉस 0 जो है ये 1 के बराबर होता है, तो बी ए मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू बी ए, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू तब होगी जब कम से कम लाइंस जो हैं वो गुजरेंगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो परपेंडिकुलर पोजीशन है उसको चेंज करते करते इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आएंगे। जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा तो इसमें से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी। कुछ फील्ड लाइन उसके ऊपर से गुजरेगी, कुछ नीचे से गुजरेगी, लेकिन एरिया के अंदर से जो है कोई भी फील्ड लाइन नहीं गुजर रही। और इस सूरत में देखें, जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया है तो जो है हमारा वेक्टर एरिया अब अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि हमें सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये अगर हमारी सरफेस है, जो कि इस वक्त आप समझ लें कि जो पेपर की सरफेस है वही सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर यूँ अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यानी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है ना, तो हमारी फील्ड लाइन जो है वो तो गुजर रही थी यहाँ से इस तरफ, तो ये हमारी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हुई, और ये हमारी जो है वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हुई, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो गया है, 90 हो गया है। तो हमारा फ्लक्स मिनिमम होगा जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल जो है वो 90 होगा। तो यहाँ पर हम जो है मिनिमम फ्लक्स के लिए बी ए कॉस थीटा में थीटा की जगह पर 90 पुट करेंगे, और कॉस 90 जो है वो 0 के बराबर होता है, तो हमारा फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारी जो एरिया है इसमें से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही थी। तो ये तो बात थी कि अगर हमारा जो एरिया है वो स्ट्रेट शेप का हो, यानी कर्व्ड शेप का ना हो। अगर हमारा जो एरिया है वो कर्व्ड शेप का हो, जैसे कि ये मैंने कर्व शेप बनाई है, तो उसके लिए अगर हमें बी डॉट ए का फार्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें जो है स्ट्रेट शेप्स चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इतने छोटे छोटे पार्ट्स जो कि स्ट्रेट शो होंगे, और हम उनमें से हर एक के एरिया को कह देंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड अप टू सो ऑन। और हर एक में से गुजरने वाले फ्लक्स को हम कह देंगे phi1, phi2, phi3 एंड अप टू सो ऑन। तो टोटल फ्लक्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स हमारा बराबर आएगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस अप टू सो ऑन phi n, और इन सब को हम जमा करें तो ये हमारे पास आ सकता है सिग्मा फाई। और ये जो हमारा फाई है वो हमारे पास बराबर होता है बी डॉट ए के, लेकिन चूँकि हमने यहाँ पर स्मॉल सेगमेंट्स डेल्टा ए लिए हुए हैं तो हम इसको बी डॉट डेल्टा ए कह देंगे। तो ये हमारे पास जो है टोटल फ्लक्स आ जाएगा किसी भी कर्व्ड सरफेस में से गुजरने वाला। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट क्या होता है। तो उसके लिए हम इसका फार्मूला ही कंसीडर करेंगे, फाई बी इज़ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जो कॉस थीटा है वो यूनिट बनाने में यूज़ नहीं होता, सो हमने उसको निगलेक्ट किया। और बी का यूनिट जो है ये हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाला था, दैट वाज टेस्ला, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और टेस्ला बेसिकली क्या था, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेस्ला की जगह पर न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, और यहाँ पर ऊपर मौजूद है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर जो है इस मीटर के साथ कट जाएगा और हमारे पास न्यूटन मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। 1 मीटर जो है वो कट गया, नीचे वाला मीटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बच जाएगा न्यूटन, और ऊपर 1 मीटर बच जाएगा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर, जिसको हम कह सकते हैं पर एम्पियर। तो ये जो न्यूटन मीटर पर एम्पियर है इसको हम नाम देते हैं वेबर का। फर्दर एक और डेफिनेशन है दैट इज़ फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स वही जो हम लोगों ने अभी अभी फाइंड आउट किया है डेल्टा फाई। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमने बी मेंशन किया है इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर यहाँ पर हमने लिखा हो ना डेल्टा फाई ई, तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स को चूँकि हम फाई से शो करते हैं, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो, तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम यहाँ पर बी लिख लेते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम यहाँ पर ई लिख लेते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर फ्लक्स की जगह पर हम लिखेंगे डेल्टा फाई बी और एरिया की जगह पर हम लिख लेंगे डेल्टा ए।
तो यहाँ से हम इसका यूनिट भी बना सकते हैं। 5b का अभी अभी हमने यूनिट बनाया, ये देखें, दैट वाज वेबर, तो ये बन जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर विच इज़ यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बेसिकली ये नंबर ऑफ़ लाइंस हैं। किसकी लाइंस हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, यानी फ्लक्स हमें जो है ये नंबर के मुतालिक बताता है, नंबर ऑफ़ लाइंस के मुतालिक, कि कितनी लाइंस जो हैं वो किसी सर्टन एरिया में से फ़्लो कर रही हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें बताता है नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू सम सर्टन एरिया, और एरिया पर क्या कंपल्शन है कि उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना है। ठीक हो गया, तो उसमें से गुजरने वाली जो लाइंस होंगी उनको हम कहेंगे कि ये उस एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स है। उसके बाद हमने इसकी एक सेकंड मैथमेटिकल डेफिनेशन भी की कि फ़्लक्स क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है बी और ए का। तो बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड था और ए हमारा जो है वो वेक्टर एरिया था। वेक्टर एरिया को हमने डिफ़ाइन किया कि ये एक वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है उस सर्टन एरिया के बराबर होती है, या उस सर्टन सरफेस के एरिया के बराबर होती है जिसको हमने रखा होता है, और उसका जो डायरेक्शन है वो उस सर्टन एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने बात की मैक्सिमम फ्लक्स क्या होता है और मिनिमम फ्लक्स क्या होता है यूजिंग द फार्मूला ऑफ फ्लक्स, और फार्मूला ऑफ फ्लक्स था फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, जिसको हम ओपन करें तो हमारे पास बी ए कॉस थीटा बनता है। हमने कहा कि फ्लक्स मैक्सिमम या मिनिमम है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हमने अपनी सरफेस को किस ओरिएंटेशन पे, किस एंगल पे रखा हुआ है। अगर एंगल इस तरह का होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस गुजरें तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और अगर एंगल इस तरह का होगा कि कम से कम नंबर ऑफ़ लाइंस गुजरें तो हमारा जो है वो मिनिमम फ्लक्स होगा। तो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स तब आता है जब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो हो। ठीक है, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल ज़ीरो हो तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, और हमारा वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 हो तो मिनिमम फ्लक्स आएगा। ये तो बात थी जब हमारी स्ट्रेट सरफेसेस होती हैं, प्लेन सरफेसेस। लेकिन अगर हमारी सरफेस कर्व्ड है तो कर्व्ड सरफेस के अंदर से फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें उस सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, इतने छोटे छोटे पार्ट्स कि जिनको हम स्ट्रेट कंसीडर कर सकें, फ्लैट कंसीडर कर सकें। और फिर हम क्या करेंगे कि हर फ्लैट सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, उन तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। फर्दर हमने इसके यूनिट की बात की जो कि हमारे पास वेबर आया था, और हमने लास्ट में जो है एक डेफिनेशन की फ्लक्स डेंसिटी की विच इज़ सिंपली फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जिसका यूनिट बन जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।